हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेट एग्जाम्स मंत्रा में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि अभी तक हमने मॉडर्न हिस्ट्री में यानी आधुनिक भारत में मुगल खत्म कर दिया है, यानी उसको कंप्लीट कर लिया है। मुगल के जो जो किरदार हैं, जो जो बादशाह बने, किसके बाद कौन बना, किसने क्या किया, किसके समय पर क्या काम हुआ, ये सब हमने पढ़ लिया। तो आप में से किसी ने अगर अभी तक हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, पहले जाके प्ले लिस्ट में हमारी पुरानी वीडियो देख लें, उसके बाद ये वाली वीडियो देखें, ठीक है। जिसका भी मुगल छूटा हुआ है वो वहां से पढ़ सकता है। मुगल हो चुका है, मुगल में किसने क्या किया और किसकी समस्या है वो सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे बंगाल, ठीक है। हमने आपको बताया था मुगल में कि बंगाल बीच बीच में आ रहा था, बताया था ना। प्लासी की लड़ाई हुई थी, उसके बाद बक्सर की लड़ाई हुई थी, है ना। वो सब बंगाल में देखेंगे हम, ठीक है। तो बंगाल स्टार्ट करते हैं। बंगाल कैसे क्या हुआ, बंगाल में पहले कौन आया, फिर कौन आया, ठीक है। तो देखिए, बंगाल में सबसे पहले हम देखते हैं मुर्शीद कुली खान। किसको देखते हैं? मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान ये कौन था? ये मुगल बादशाह। उस समय बंगाल में या अवध में जो नवाब बना करते थे उनको मुगल बादशाह बनाया करते थे। तो ये मुर्शीद कुली खान है, ये मुगल बादशाह द्वारा बनने वाला अंतिम नवाब था। इसका मतलब इसके बाद जो भी नवाब बने उसको मुगल बादशाह ने नहीं बनाया, वो अपने आप वंशानुगत बने। इसका मतलब ये कि जो मुर्शीद कुली खान है, इसने बंगाल की भी शक्ति थी उसको अपने ऊपर या अपने पास केंद्रित कर ली थी, ठीक है। तो मुर्शीद कुली खान के बाद जो भी नवाब बन रहे थे वो वंशानुगत थे, यानी इसी वंश के थे, ठीक है। तो मुर्शीद कुली खान, इसके बाद इसकी समझ कुछ नहीं हुआ। यही है कि इसने अपने सारी शक्तियां अपने पास सारी वो केंद्रित कर ली और जो भी बना वो वंशानुगत बना। हाँ, एक बात याद रखिए, मुर्शीद कुली खान के समय मराठों का बहुत आक्रमण हुए, तो इसने मराठों से परेशान होकर, क्योंकि 12 मराठी जो है बंगाल पे अटैक कर रहे थे, तो इसने मराठों से परेशान होकर मराठों से एक संधि कर ली, ठीक है। उस संधि में इसने मराठों को उड़ीसा दे दिया और 1,20,000 रुपए का, मतलब उड़ीसा के साथ 1,20,000 रुपए दे दिए इनको, मराठों को, ठीक है। मराठी इस तरह बहुत शक्तिशाली थे, तो पूरे भारत में इनका वर्चस्व भी एक समय पर था। तो मराठों को उन्होंने उड़ीसा का क्षेत्र दे दिया और 1,20,000 रुपए दे दिए, और बदले में एक कसम, ये संधि कर दी, उन्हें कसम खिलाई कि वो दोबारा कभी बंगाल पे आक्रमण नहीं करेंगे, ठीक है। इस संधि में बंगाल दोबारा आक्रमण नहीं करेंगे। मराठा मान गए, उनको उड़ीसा मिल गया और 1,20,000 मिल गया, ठीक। मुर्शीद कुली खान के बाद जो नवाब बना, या ये कहें कि मुर्शीद कुली खान ने अपनी मर्जी से अपनी गद्दी राम जीवन को दे दी। राम जीवन, ठीक है, राम जीवन को दे दी। राम जीवन कुछ ही समय तक बंगाल में रहे नवाब बनकर, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई और राम जीवन ने अपनी गद्दी दे दी किसे? शुजाउद्दीन को। शुजाउद्दीन, ठीक है, शुजाउद्दीन दे दी। इनका भी हाल हुआ जैसे राम जीवन का, ये भी बंगाल में कुछ ही समय तक रहे। इन्होंने अपनी गद्दी दे दी सरफराज खान को। सरफराज खान, ठीक है। ये देखिए, ये मिलान करने को आता, किसके बाद कौन आया? मुर्शीद कुली खान, ठीक है। इन्होंने अपनी गद्दी दे दी किसको? राम जीवन को, ठीक। राम जीवन के बाद, राम जीवन कुछ समय बाद अपनी गद्दी दे दी किसको? शुजाउद्दीन को, और कुछ समय बाद इन्होंने दे दी सरफराज खान को, यानी एक के बाद एक बदलते गए। अब क्या हुआ? सरफराज खान के बाद जो बंगाल का नवाब बना वो है अलीवर्दी खान। कौन बना? अलीवर्दी खान।
अलीवर्दी खान ये थोड़ा योग्य है और कुछ टाइम पे चलता भी है। तो अलीवर्दी खान ने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जो मुगल बादशाह पर जो टैक्स दिया जाता था कि हर बार कोई ना कोई बन रहा है मंत्रानुगत, तो मुगल बादशाह के लोग टैक्स दिया करते थे, या ये बोल दो नजराना। तो इन्होंने मुगल बादशाह को जो नजराना दिया जाता है वो बंद करवा दिया, नजराना देना बंद करवा दिया। किसने? अलीवर्दी खान। ठीक, अलीवर्दी खान का कोई पुत्र नहीं था। क्या नहीं था? कोई पुत्र नहीं था। तो जब कोई पुत्र नहीं था तो इसने, इसकी 3 पुत्रियां थी, तो इसने अपनी सबसे छोटी पुत्री 1 2 3 सबसे छोटी वाली पुत्री का एक पुत्र था जिसका नाम था सिराज या सिराजुद्दौला। सबसे छोटी वाली पुत्री का एक पुत्र हुआ जिसका नाम है सिराजुद्दौला। इसको नवाब बना दिया। किसने? अलीवर्दी खान ने। देखना फिर से, मुर्शिद कुली खान, उसके बाद रामजीवन, उसके बाद फिदाउद्दीन, फिर सरफराज खान, उसके बाद आया अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान कोई पुत्र नहीं है, तो उसने अपनी, उसकी 3 पुत्रियां हैं, तो तीनों पुत्रियों में से सबसे छोटी है, उसके पुत्र को इसने नवाब बना दिया। ठीक है, अब नवाब कौन हुआ? सिराजुद्दौला। एक बात और, अलीवर्दी खान के समय की एक बात वो ये है, अलीवर्दी खान ने, इसके दरमियान यूरोपीय कंपनी आ चुकी थी क्योंकि बहुत पहले ही आ गई थी। तो अलीवर्दी खान ने यूरोपीय कंपनी की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की है। किससे? मधुमक्खी के छत्ते से। ये स्टेटमेंट देकर आता है, ये कथन किसका है कि यूरोपीय कंपनियों की तुलना मधुमक्खियों के छत्ते से की है। किसने कहा है? अलीवर्दी खान ने। ठीक है, ये हो गया अलीवर्दी खान। अब जो नवाब बना बंगाल का वो कौन बना? सिराजुद्दौला। ठीक, अब हम देखेंगे सिराजुद्दौला को। देखिए, सिराजुद्दौला ये नवाब बना। ये थोड़ी अपने नाना की तरह योग्य वजीर था, या फिर योग्य नवाब बनता है, और ये इतना योग्य होता है कि ये एक बार जो है ब्रिटिश के जो फोर्ट विलियम होता है उसको तोड़ देता है। अभी हम कहानी समझेंगे आगे। इसके बाद देखते हैं, सबसे पहले देखिए अलीवर्दी खान की 3 पुत्रियां थी। अलीवर्दी खान, इसकी 3 पुत्री थी, तो सबसे छोटी वाली पुत्री का एक पुत्र है। अभी बची 2 पुत्रियां। ठीक है, इन दोनों में से एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है घसीटी बेगम। क्या नाम होता है? घसीटी बेगम। ठीक है, इन्हीं 2 में से एक था। और इन दोनों के हस्बैंड, एक होते हैं पूना का गवर्नर, एक होता है ढाका का गवर्नर। ठीक है, ढाका, मान लो ये पूना गवर्नर है घसीटी बेगम का हस्बैंड, और इसका है ढाका गवर्नर। ठीक है, तो जब ये बनता है नवाब, तो इनकी दोनों पुत्रियां जो हैं उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, टेढ़ा होता है, और ये सोचती हैं कि हमारे पतियों को नवाब क्यों नहीं बनाया, ये भी एक योग्य व्यक्ति हैं। तो अब ये चारों लोग मिलके इसके खिलाफ क्या करते हैं? षड्यंत्र। ठीक है, कुछ ना कुछ करते हैं ताकि इसको हटा सके। तो इसको पता चल जाता है कि ये सब जो है मिले हुए हैं। ठीक, तो इन सिराजुद्दौला अपने सभी विरोधियों को, जितने विरोधी हैं, एक लड़ाई में हराता है। उस लड़ाई को बोलते हैं मनिहारी की लड़ाई। मनिहारी की लड़ाई, ये लड़ाई होती है
1756 में। कब होती है? 1756 में। 1756 में इस मनिहारी की लड़ाई में घसीटी बेगम और दोनों गवर्नरों को ये हरा देता है। ठीक है, हालांकि इनको मारता नहीं है पर पराजित कर देता है। ठीक, 1756 में। अब देखो, उस समय एक व्यापार का एक वसूल था, उसको बोलते हैं दस्तक। दस्तक क्या होता है इसको समझ लीजिए। दस्तक ये क्या है? ये सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र इसको बोलते हैं। ये ब्रिटिश को मिला था, अंग्रेजों को। किसने दिया था? ये दिया था उस समय के मुगल बादशाह ने। ठीक है, मुगल बादशाह ने दिया। वो कहानी ये है कि एक बार फर्रुखसियर, उसका मुगल बादशाह था, तो फर्रुखसियर जो बीमार पड़ गया। जब फर्रुखसियर बीमार पड़ गया तो उसको कई वैद्यों ने उसका इलाज किया, राज वैद्य थे और भी यहाँ वहाँ जो वैद्य थे, पर वो सही नहीं हो पा रहा था। तो उस समय कुछ ब्रिटिश लोग उससे मिलने आए और देखा कि बादशाह जी बीमार हैं, तो वो अपने साथ अंग्रेजी दवा लेकर आए थे, डॉक्टर लेकर आए थे। तो डॉक्टर ने अंग्रेजी दवा से, एलोपैथिक से फर्रुखसियर को सही कर दिया। एक ही बार दवा था, ये सही हो गया। तो इस बात से फर्रुखसियर इतना खुश हुआ कि उसने अंग्रेजों से बोला, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो ब्रिटिश ने बोला, हमें कर मुक्त व्यापार करने की इजाजत दे दो। कर मुक्त व्यापार, ठीक है, कर मुक्त व्यापार करने की इजाजत, परमिशन। ठीक, उसी समय फर्रुखसियर ने इनको दस्तक दे दिया। दस्तक यही है, एक प्रमाण पत्र है जिसमें लिखा होता है कि जिसके पास वो होता है वो जो है टैक्स फ्री बिजनेस व्यापार कर सकता है। ठीक है, तो यही इनको दस्तक मिल गया। यही दस्तक ब्रिटिश को मिल गया जब, तो ये इसका दुरुपयोग करने लगे। कैसे? अपना तो ये यूज करते थे, ये जो है इसी दस्तक को अपने दूसरे विदेशी या अपने भारतीय व्यापारी भाइयों को दे दिया करते थे कुछ धन की लालच में। ठीक है, तो जो भी जिसके पास दस्तक हुआ करता था उससे कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। तो इसी बात से सिराजुद्दौला दौला काफी वो हुआ और ये एक बार घूमने निकला। कहाँ पर? अपने ही कलकत्ता में, बंगाल में। जब घूमने निकला तो एक ऐसी कोठी बनी हुई थी। ठीक है, कोठी बनी हुई थी, यहाँ पे दो सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। तो उसने देखा कि यार ये क्या है, पहले कभी देखा नहीं, ये अंदर जाने लगा। तो इन्होंने इसको रोक लिया। जब रोक लिया और पूछा, कहाँ भैया, कहाँ जा रहे हो, किससे मिलना है? तो सिराजुद्दौला ने पूछा कि यार मेरा बंगाल, मैं यहाँ का नवाब, ये लोग मुझे रोक रहे हैं। ठीक है, इसने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और इस किले को किलेबंदी तोड़ दी। यही था फोर्ट विलियम। क्या था? फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम की किलेबंदी तोड़ दी। ठीक है, और यहाँ पर जो गवर्नर है फोर्ट विलियम का, उसका नाम था ड्रेक। क्या नाम था? ड्रेक। ये जो है इतना डर गया कि ये डर के मारे चला गया कहाँ? एक टापू था, वहां जाके बैठ गया। ठीक है, और जब से किलेबंदी तोड़ दी तो इससे 446 लोग, 446, ठीक है, 446 लोगों को इसने एक कमरे में, एक छोटा कमरा था इतना, इसमें रात में सबको बंद कर दिया। कितने लोगों को? 446 लोगों को। ठीक है, जब इसको बंद कर दिया, पूरी रात ये लोग बंद रहे। ये घुटन भरा कमरा था, यहाँ पे ऑक्सीजन, हवा, सूर्य की रोशनी, प्रकाश कुछ नहीं, जैसे काल कोठरी टाइप में, वहां बंद कर दिया। और अगली सुबह, एक ही रात के बाद अगली सुबह जब हुई तो 446 लोगों में सिर्फ 21 लोग ही जीवित बचे। कितने बचे? 21 लोग। 446, 446 में 21 लोग जीवित बचे, बाकी सारे मर गए। ठीक है, जो 21 लोग बचे,
इसमें एक था मिस्टर हॉलवेल। मिस्टर हॉलवेल ये ब्रिटिश अंग्रेज था, तो इसी 21 लोगों में से मिस्टर हॉलवेल था। ठीक है, ये 21 लोग जीवित बचे। इस घटना को मतलब 4 चाइल्ड लोगों को इसने एक घोटन वाले कमरे में बंद किया। अगले सुबह 21 लोग बचे। इसको बोलते हैं कार्ल कोठरी त्रासदी यानी ब्लैक होल। इसी को बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी यानी कार्ल कोठरी त्रासदी। ठीक है, हिंदी में देख लो, इसको बोलते हैं कार्ल कोठरी त्रासदी। साफ साफ आता है एग्जाम में लिख के, ब्लैक होल ट्रेजेडी या कार्ल कोठरी त्रासदी घटना किससे संबंधित है? किस नवाब से संबंधित है? तो सिराजुद्दौला से। ठीक है, अब देखो मनिहार की लड़ाई हो गई 1756। ठीक है, दस्तक हो गया। दस्तक क्या है? कर मुक्त व्यापार। ठीक है, फोर्ट विलियम की किलेबंदी तोड़ दी। ठीक है, ब्लैक होल ट्रेजेडी हो गई। ठीक है, अब देखो, अब जो 21 लोगों में से जो बचा हुआ था, एक था मिस्टर हॉलवेल। ठीक है, अब देखिए ये क्या करता है। मिस्टर हॉलवेल जो है, मिस्टर हॉलवेल ये जो जाता है कहाँ? ये जाता है मद्रास। ठीक है, मद्रास में कौन है? क्लाइव। कौन है? क्लाइव। इसके बारे में बता चुके हैं पहले। फिर देखिए, इसका पूरा नाम है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ये मद्रास में। तो मिस्टर हॉलवेल इसके पास पहुंचते हैं। ठीक है, और अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हैं और रोने लगते हैं। ठीक, जब ये रोने लगते हैं तो क्लाइव जब पूछता है कि चलो चलते हैं बंगाल होकर आते हैं और देखते हैं बंगाल में कौन है इतनी बड़ी शक्ति है जो हमें चुनौती दे रही है। ठीक है, तो अब क्लाइव जो है मद्रास से कहा जाता है बंगाल की ओर। अब ये बंगाल चलती है फिर से मद्रास से। ठीक है, मिस्टर हॉलवेल मद्रास गया, अपनी कहानी सुनाई, रोने लगा, तो क्लाइव जो है सहायता के लिए बंगाल आ गया। ठीक, ये बंगाल आता है 1757 को। 1756 में क्या हुआ था? मनिहारी की लड़ाई। ठीक है, अब 1757 को बंगाल आता है। जैसे ये बंगाल आता है तो सिराजुद्दौला जो है, सिराज शॉर्ट में बोलते हैं सिराज। तो जो सिराज है सिराजुद्दौला, ये क्लाइव से लड़ाई नहीं करता। ठीक, याद रखिएगा, ये क्लाइव के साथ संधि करता है। क्या करता है? संधि। कौन संधि करता है? ये करता है अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि। सिराजुद्दौला जो है दूरदृष्टि मतलब दिमागी समझदार व्यक्ति है, दूर की सोच रखता है। इसने क्लाइव से लड़ाई नहीं लड़ी, संधि कर ली। ठीक है, इसने संधि क्यों की? बंगाल का नवाब है, लड़ सकता था पर नहीं लड़ा। क्यों? क्योंकि उस समय बंगाल पे एक तो मराठों का आक्रमण का खतरा था। किसका था? मराठों का। ये वही मराठे हैं जिसको मुर्शिद कुली खान ने उड़ीसा का क्षेत्र दे दिया था और 1,20,000 दिए थे और बोला था दोबारा बंगाल पे अटैक ना करें। लेकिन समय परिवर्तन हुआ, मुर्शिद कुली खान के बाद कोई और आया, फिर कोई और आया। इस अब आए सिराजुद्दौला। ऐसी बंगाल मराठों में से उस समय कोई और होगा, फिर कोई और होगा, है ना। तो मराठों का आक्रमण का खतरा था। और एक खतरा और था, वो कौन था? वो था अहमद शाह अब्दाली। अब तुम लोग का ये कौन है? तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे जब हम आपको पढ़ाएंगे पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक है, तो एक था अहमद शाह अब्दाली। ये वही अहमद शाह जिसको हमने मुगल पढ़ाया था।
इसने मुगल बादशाह अहमद शाह के समय पर 3 बार आक्रमण किया था। ये वही अहमद शाह अब्दाली है जिसके पिता का नाम था क्या, नादिर शाह, जिसने मोहम्मद शाह के समय पे दिल्ली पे अटैक किया था और मयूर सिंहासन और दिल्ली को तहस नहस करके चला गया था। ठीक है, इसकी कहानी बाद में देखेंगे। अब देखिए, बंगाल में मराठों का अटैक का खतरा है और अहमद शाह अब्दाली के, तो इसी वजह से दो अटैक को खतरा। अब ये सोच रहा है कि किलाई आएगा तो उससे भी लड़ना पड़ेगा, तो उसने दिमाग लगाया कि इसे संधि कर ली जाए। ठीक है, और एक बात और, जो सिराजुद्दौला के विरोधी हैं, उसकी घसीटी बेगम, उसकी मौसी, तो वो भी सिराजुद्दौला को शक था कि किलाइब जो है उन्हें अपनी तरफ कर लेगा। ठीक है, तो इससे भी सिराजुद्दौला का नुकसान होता, इसलिए इसने क्या किया, अलीनगर की संधि कर ली। ये कब हुई है, ये हुई है 9 फरवरी 1757। ठीक है, 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई। इस संधि की विशेषता क्या है, इस संधि की विशेषता ये है कि सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम किले की किलेबंदी तोड़ दी, वही वाला ब्लैक वॉल ट्रेजेडी, तो इसने परमिशन दे दी फिर से उसको कि वहां पे वो किलेबंदी कर सकते हैं इस संधि के दौरान। ठीक है, किसको दे दी, ब्रिटिश को, मतलब किलाइब को। ठीक, परमिशन दे दी, और जो वहां पे नुकसान हुआ जो भी, उसका हर्जाना भी इसने किलाइब को दे दिया। ठीक है, फिर देखिए उसने क्या किया, किलेबंदी ने तोड़ी थी, उसकी परमिशन दे दी, अब जो है ब्रिटिश जो है फिर से किलेबंदी कर सकेंगे। ठीक है, और इसने क्या किया, जो बंगाल में इनका नुकसान हुआ है ब्रिटिश का, उसका नुकसान के रूप में भरपाई कर दी। ठीक, ये संधि हो गई, संधि हो गई 9 फरवरी 1757 को। ठीक है, अब ये समय का पहिया आगे चला, घूमा, और समय आ गया जून 1757 को। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव इतने में खुश होने वाला है नहीं, तो ये मद्रास से बंगाल आया है, कुछ तो उसे चाहिए। ठीक है, तो इसने क्या किया, सिराजुद्दौला का एक सेनापति था। ठीक है, सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर। इसको हम आपको मुगल में पढ़ा चुके हैं, थोड़ा सा फिर से देख लीजिए। मीर जाफर को उसने अपने साथ मिला लिया, और सिराजुद्दौला के इसको मीर जाफर को किलाइब ने अपनी तरफ मिला लिया, और इससे कहा कि तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, जब युद्ध होगा तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हारे साथ जो भी सेना होगी वो भी कुछ नहीं करेगी। तो सेना जो होती है वो सेनापति की बात मानती है, और सेनापति कौन है, मीर जाफर। ठीक है, तो और बदले में ब्रिटिश ने इसको वादा किया कि अगला नवाब कौन बनेगा, मीर जाफर। ठीक है, इसको नवाब बनने का लालच दिया, और ये मीर जाफर जो है लालची था, ही तुरंत मान गया, और इसने अपने बंगाल के नवाब के साथ क्या किया, विश्वासघात। ठीक है, कैसे, अभी आगे देखते हैं। जून 1757 में क्या होता है, प्लासी की लड़ाई, ये हम पढ़ चुके हैं, प्लासी की लड़ाई। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं मुगल में, जैसे देख लो 1757 को प्लासी की लड़ाई हुई, किसके बीच हुई, सिराजुद्दौला और किलाइब के बीच में। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि सिराजुद्दौला के मंत्री है सेनापति मीर जाफर, इसके अंडर पे काफी बड़ी सेना होती है। जब युद्ध होता है तो सिराजुद्दौला की सेना इतनी बड़ी होती है कि उसके सामने ब्रिटिश की सेना नाम मात्र होती है, बिल्कुल। ठीक है, तो मीर जाफर के अंडर में काफी बड़ी सेना होती है, और सिराजुद्दौला के 2 और सेनापति होते हैं जिनका नाम होता है मीर मदान और मोहनलाल। मीर मदान और मोहनलाल। ठीक है, ये जो है एक योग्य सेनापति हैं, दोनों ये बहुत योग्य सेनापति हैं,
और जब तक ये लड़ते हैं तब तक क्लाइव को विश्वास हो गया था कि अब इनकी हार निश्चित है। ठीक है, ये युद्ध होता है बंगाल में, प्लासी जगह है, आम का बगीचा, वहां पर होता है। तो इन दोनों ने अपनी योग्यता के बल पे क्लाइव की सेना को पीछे जाने पे मजबूर कर दिया और आम के पेड़ों के पीछे छुपने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, फिर एक अचानक गोली चलती है, गोली चलती है और मीर मैदान को लग जाती है। भाई ये लोग सिराजुद्दौला की जो नवाब की सेना थी वो तलवार से लड़ रही थी और क्लाइव की सेना थी वो बंदूक, तोप, तलवार सब। एक गोली इसको लग जाती है, ये वहीं पर गिर जाता है और मर जाता है। ठीक है, तो सेनापति के मरने के दृश्य से मीर जाफर कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ खड़ा देख रहा है। ठीक है, और नवाब भी लड़ रहा है और ये दोनों लड़ रहा है। जैसे ही घोड़े गिरता है पूरी सेना को विचलित कर दिया, हड़कंप मच गया और बोला भागो भागो। सारी सेनाएं सिर्फ इसके मरने से पूरी सेना जो है अपना साहस खो दिया और भागने लगी। ऐसे भागने लगी जैसे उनका कोई पीछा कर रहा हो, लेकिन पीछा कोई नहीं कर रहा। ठीक है, पूरी सेना भागने लगी। सिराजुद्दौला ने पूछा क्या होगा, तो एक सेनापति ने या सैनिक ने बताया कि मीर मैदान की मौत हो चुकी है। तो सिराज ने कहा तो क्या हुआ, मैं तो हूं नवाब, मैं हूं वो। तो सेना सैनिक ने कहा कि हम तो भाग रहे हैं, आप भी भागो। तो इसकी वहां पर मस्तिष्क बोल दो या जो बोल दो, इसने अपनी बुद्धि का काम नहीं लिया और सैनिकों के साथ प्लासी के मैदान से अपने महल तक पैदल दौड़ते हुए गया। ये नवाब बंगाल का, ये सैनिकों के जैसे सैनिक भागता है उसी के बराबर, उसी के जैसे रात भर भागते हुए सुबह जो है कहाँ पहुंचा, अपने महल। और महल पहुंचता है और वहां से अपनी पत्नी जिसका नाम होता है लुत्तुनिसा, क्या नाम होता है, लुत्तुनिसा, अपनी पत्नी लुत्तुनिसा को लेता है और जंगल चला जाता है। ठीक है, ये इतना डर गया था, इसको लेकर जंगल चला गया और ये युद्ध वहीं समाप्त। और ये युद्ध चला जाता है ब्रिटिश के पक्ष में, यानी क्लाइव के पक्ष में, और ये युद्ध जो है क्लाइव जीत जाता है। ठीक है, अब जब ये युद्ध जीत गया तो जैसा कि इसने वादा किया था कि अगर नवाब कौन बनेगा, मीर जाफर। ठीक है, तो अब ये नवाब बनता है कौन, मीर जाफर। अब देखेंगे मीर जाफर के बारे में। ठीक है, देख लीजिए इसको फिर से। मिस्टर हार्वेल मद्रास गया, अपनी कहानी सुनाई। बंगाल कौन आया, क्लाइव। जब क्लाइव बंगाल आया, सिराज से उसने संधि की कौन सी, अलीनगर की। अलीनगर की संधि करने के बाद ये कब हुई है, 9 फरवरी 1757 को। ठीक है, उसके बाद कुछ समय बाद प्लासी की लड़ाई हुई है, जून 1757। ये लड़ाई के बाद क्लाइव जो लड़ाई जीत जाता है और सिराजुद्दौला का चैप्टर खत्म। अभी सिराजुद्दौला मारा नहीं है, वो जंगल चला गया है। अब कौन सा नवाब बनेगा, अब बनेगा मीर जाफर। मीर जाफर जो है ब्रिटिश की कठपुतली, जैसे कि एक शासक था मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड। ठीक है, वो ब्रिटिश की कठपुतली, वैसे ये भी। अब देखेंगे मीर जाफर। मीर जाफर ये देखो, इसे जो है क्लाइव का गीदड़, क्लाइव का गीदड़ भी कहते हैं। क्वेश्चन छपेगा, क्वेश्चन आएगा क्लाइव का गीदड़ किसे कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं, मीर जाफर को। ठीक, इसने क्या किया, मीर जाफर ने क्लाइव को जागीर दे दी। कौन सी, 24 परगने की जागीर। 24 परगने की जागीर किसको दे दी, क्लाइव को दे दी। ठीक है, किसको दे दी, क्लाइव को, क्योंकि क्लाइव ने इसको नवाब बनाया। ठीक है, इस जागीर को, 24 परगने की जागीर को एक नाम और बोलते हैं, जिसको बोलते हैं क्लाइव की जागीर। क्लाइव की जागीर।
देखो क्वेश्चन, सिराजुद्दौला के बाद नवाब कौन बना? मीर जाफर। मीर जाफर क्या कहते हैं? किराए का गिदड़। ठीक है, मीर जाफर ने किराए को कौन सी जागीर दी? 24 परगने की जागीर दी। 24 परगने की जागीर किसको दी? किराए को दी। ठीक है, दोनों साइड से क्वेश्चन बन गए। 24 परगने की जागीर को और क्या कहते हैं? किराए की जागीर। किराए की जागीर को और क्या कहते हैं? 24 परगने की जागीर। ठीक है, अब देखो मीर जाफर का एक पुत्र है जिसका नाम है मीरन। मीरन, तो ठीक, मीर जाफर ने मीरन को आदेश दिया कि वो जाए और सिराजुद्दौला को ढूंढ कर लाए। ठीक है, तो मीर जाफर जो है इसको आदेश देता है मीरन को, और मीरन जाता है और सिराजुद्दौला ढूंढ के उसकी हत्या कर देता है। ठीक है, जंगल में ढूंढता है और जंगल में उसको मार देता है। तो सिराजुद्दौला का चैप्टर अब खत्म हो गया। ठीक, अब कुछ समय बाद क्लाइव को लंदन वापस जाना होता है, ब्रिटेन। ठीक है, तो क्लाइव जो है कहां चला गया? लंदन। ठीक, क्लाइव चला गया लंदन। अब क्लाइव चला गया तो गवर्नर कौन बचा? तो ये जो है कुछ समय के लिए अपने गवर्नर का पद, किसका? गवर्नर का पद किसको दे देता है? मिस्टर हॉलवेल। ये वही मिस्टर हॉलवेल है, ब्लैक होल ट्रेजेडी। ठीक है, काल कोठरी ट्रेजेडी, जो मद्रास जाता है अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है, ये वही मिस्टर हॉलवेल है। तो अब गवर्नर कौन बन गया? मिस्टर हॉलवेल। ठीक, अब मिस्टर हॉलवेल जो है मीर जाफर के ऊपर अपना पूरा अधिकार समझता है, मीर जाफर के ऊपर और बंगाल के ऊपर। ठीक है, अब ये जो है मीर जाफर से हर बार पैसे की डिमांड करता है, आज इतने रुपए लेके आओ, कल उतने रुपए लेके आओ। ये जो है समझ लो अपना पालतू समझता है, कोई भी कागज लेके जाएगा, जो यहाँ साइन कर दो, इधर साइन कर दो, यहाँ साइन कर दो। ठीक है, पढ़ने देगा तो उसमें क्या लिखा है कुछ मतलब नहीं है, बस जो मानो कर दो, और हर बार पैसे मांगेगा, पैसों की डिमांड। ये भी कहा गया है बुक्स में कि मीर जाफर मिस्टर हॉलवेल की डिमांड पूरी करते करते इतनी इसकी डिमांड बढ़ गई कि डिमांड पूरी करते करते इसको अपने घर के बर्तन भी बेचने पड़े। ठीक, बर्तन भी बेचने पड़े, फिर भी इसकी डिमांड जो है पूरी ना कर सके। तो इसमें मीर जाफर को अपनी गलती का एहसास हुआ। कौन सी गलती? जो उसने प्लासी की लड़ाई में की थी अपने नवाब के साथ विश्वासघात करके। ठीक है, तो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और इसने उस समय एक ब्रिटिश के अलावा बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां थी, तो एक और यूरोपीय कंपनी थी जिसका नाम था डच। ठीक है, क्या था? डच। तो डचों के साथ इसने मिलकर एक समीकरण बनाया, समझौता किया। ठीक है, वो समझौता ऐसा हुआ कि इसने सोचा कि डचों के साथ मिलकर ये ब्रिटिशों से युद्ध लड़ेगा और इनको हरा देगा। ठीक है, ऐसा कुछ ये सोच रहा था। कौन? मीर जाफर। ये सोच ही रहा था ऐसा कि डच और ब्रिटिशों की लड़ाई हो गई, डच और ब्रिटिश। ठीक, इनकी लड़ाई हुई और इस लड़ाई को बोलते हैं वेदारा का युद्ध। क्या बोलते हैं? वेदारा का युद्ध। ठीक है, डच और ब्रिटिश, ये बहुत फेमस युद्ध है, इसको बोलते हैं वेदारा का युद्ध। देखो प्लासी युद्ध कब हुआ? 1757। ठीक है, मनिहारी की लड़ाई कब हुई? 1756। ठीक है, और इनकी संधि 1757। अब हुआ वेदारा का युद्ध, ये कब हुआ? ये हुआ 1759। ठीक है, 1759। वेदारा युद्ध किसके बीच हुआ? डच और ब्रिटिश। ये डचों का भारत में अंतिम युद्ध था। इस युद्ध के बाद डचों का सितारा हमेशा के लिए डूब गया। ठीक है, हमेशा के लिए डूब गया और डच कंपनी चली गई। ठीक, ये वेदारा युद्ध हो गया। अब क्या हुआ?
मीर जाफर को मिस्टर हॉलवे को पता चल गया इसके बारे में, मीर जाफर के बारे में कि ये डच के साथ मिल गया। तो उसने क्या किया, मीर जाफर को नवाब के पद से वंचित कर दिया। ठीक, मीर जाफर को हटा दिया। अब जो नया नवाब बना उसको कहते हैं मीर कासिम। ठीक, मीर कासिम नया नवाब बना। और मीर कासिम ने क्या किया ये देखते हैं। मीर कासिम कौन था? मीर कासिम मीर जाफर का ही दामाद पुत्री का विवाह हुआ था मीर जाफर की लड़की का मीर कासिम से। तो मीर कासिम कौन हुआ? दामाद हुआ। किसका? मीर जाफर का। ठीक है, अब देखेंगे मीर कासिम। मीर कासिम, ठीक है। अब हम देखेंगे मीर कासिम के बारे में। अभी क्या था? मीर जाफर, ठीक है। अब आया मीर कासिम। ये क्या है? ये योग्य है, मतलब ये नवाब बनता है थोड़ा योग्य नवाब होता है। ठीक है, मीर जाफर तो ऐसे ही था कठपुतली टाइप में। ठीक है, ये उसका मीर जाफर का दामाद है। ठीक, इसने क्या किया? सबसे पहले इसने क्या किया? राजधानी परिवर्तन। ठीक है, क्या किया? राजधानी परिवर्तन किया। और इसकी राजधानी पहले क्या थी? पहले थी मुर्शिदाबाद। क्या थी? मुर्शिदाबाद। फिर इसने क्या कर दी? इसने कर दी मुंगेर। ठीक है, छपेगा क्वेश्चन, देख लो। क्वेश्चन बनेगा किस बंगाल के नवाब ने अपनी राजधानी परिवर्तन किया? किसने किया? मीर कासिम ने। कहां से कहां किया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। ठीक है, और देखो राजधानी परिवर्तन करने के बाद इसने एक गन फैक्ट्री की स्थापना की। किसकी स्थापना की? गन फैक्ट्री की। कहां पर की? मुंगेर में। कहां पर की? मुंगेर में। ठीक है, इस गन फैक्ट्री की स्थापना की और वहां पर गन बनाने का कारखाना खोला। ठीक, एक दिन क्या हुआ? मीर कासिम गन फैक्ट्री के बाद अपने घूमने जा रहा था। ठीक है, जब ये जा रहा था तो रास्ते में कौन मिल गया? रास्ते मिल गया हॉलवे। कौन मिल गया? हॉलवे। इसका नाम तो आप लोग के मुंह में आ गया होगा, है ना? इतनी बार सुन चुके हो, मिस्टर हॉलवे। ये वही मिस्टर हॉलवे है। ठीक है, मिस्टर हॉलवे मिल गया। इसने इससे पूछा तो इसने कहा ऐसे घूमने जा रहे हैं। इसने चलो हम भी चलते हैं। ठीक है, दोनों लोग घूमने गए। मिस्टर हॉलवे को पता चल गया किसके बारे में? गन फैक्ट्री के बारे में। ठीक, और इसको पता चल गया राजधानी परिवर्तन के बारे में। तो इसने हॉलवे ने इसको खूब डांटा। जब इसको डांटा तो इसका जो है मुंह बन गया। ठीक, मुंह बन गया। आगे चला गया कहां? अवध की ओर। अवध की ओर चला गया। तो वहां का नवाब कौन है? वहां का नवाब है शुजाउद्दौला। ठीक है, ये गया। इसने देखा कि वहां पर मुगल बादशाह शाह आलम ही बैठे हैं। मतलब ये तो ऐसे घूमने गया था, शाह आलम वहां मौजूद थे, पहले से ही दोनों बैठे थे। ठीक है, और अपना हो गया बंगाल का। ठीक, वो कौन है? मीर कासिम। देखो शुजाउद्दौला, शाह आलम, मीर कासिम तीनों मिल गए। जब उसने पूछा मीर कासिम ने कि अरे बादशाह साहब आप यहाँ कैसे? तो शाह आलम ने कहा बस जैसे तुम वैसे हम। मतलब इसने कहा तुमको भी गम ने मारा, हमको भी गम ने मारा, और इसको अवध वाले को भी गम ने मारा, और हम तीनों मिलके इस गम को मार डाले। ठीक है, तो तीनों ने मिलके एक समीकरण बनाया। समीकरण मतलब एक संयुक्त सेना बनाई। किसकी संयुक्त सेना? तीनों की, अवध, बंगाल और मुगल बादशाह की। अब देखिए जब प्लासी युद्ध हुआ था उस समय ब्रिटिश से बंगाल की सेना इतनी ज्यादा थी कि उसकी सेना ब्रिटिश की सेना बंगाल के सामने ना के बराबर थी। अब यहाँ पर क्या है? बंगाल के साथ साथ अवध की सेना है, और सबसे बड़ी बात मुगल बादशाह की सेना है।
ठीक है। तो तीनों की सेना ब्रिटिश से टकराती है, किससे? ब्रिटिश से, ठीक। और यहीं पर होता है बक्सर का युद्ध, इसका बक्सर का युद्ध, ठीक है। ये कब होता है? ये होता है 1764, डेट याद रखिए 1764। कौन सा होता है? बक्सर का। 1757 कौन सा होता है? प्लासी का। अलीनगर संधि कब होती है? 9 फरवरी 1757 को। मनिहारी की लड़ाई कब होती है? 1756 को। बक्सर कब हुआ? 1764, ठीक है। अब देखो बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश ने शुजाउद्दौला, शाह आलम सेकंड और मीर कासिम तीनों की सेना को हरा दिया, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिश ने कहा था ये युद्ध हमारे लिए आन बान शान का युद्ध है, या तो लड़ेंगे या मरेंगे, मतलब या जीतेंगे या मरेंगे। तो तीनों की संयुक्त सेना को ब्रिटिश ने हरा दिया, क्योंकि इनकी सेना में सब एक से बढ़ के एक गधे थे, सब ऐसे ही थे, ठीक है। बच्चा बूढ़ा कौन है पता नहीं। और ब्रिटिश की सेना थी वो प्रशिक्षित, ठीक है, अच्छी खासी तोपची, सारे के सारे थे। तो ब्रिटिश की प्रशिक्षित सेना के सामने ये जो है फीके पड़ गए और हार गए। हारने के बाद मीर कासिम को वहीं पर मार दिया गया, ठीक। ब्रिटिश ने वहीं पर मार दिया और शुजाउद्दौला शाह आलम के साथ एक संधि की। उस संधि को कहते हैं इलाहाबाद की संधि, बहुत फेमस संधि है। इसी संधि से पूरा खेल है, इलाहाबाद की संधि। इस संधि के बारे में हम इससे पहली वाली वीडियो में पढ़ा चुके हैं, जस्ट इसके पहले। तो अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देखिए। ये बक्सर ये पूरा डीपली में डिटेल में मिलेगा, क्लासिक क्लास वहीं पर आपको पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। इलाहाबाद संधि, ये देखो संधि कब हुई है? ये हुई है 1765 में, ठीक। युद्ध कब हुआ है? 1764 में, ठीक है। 1765 में संधि होती है। इस संधि में शुजाउद्दौला और शाह आलम दोनों साथ करता है। इस संधि को करता कौन है? इस संधि को करने के लिए फिर से किसको बुलाया जाता है? फिर से बुलाते हैं रॉबर्ट क्लाइव। किसको? रॉबर्ट क्लाइव। ये वही रॉबर्ट क्लाइव है जिसने प्लासी का युद्ध लड़ा, ठीक है। इसको बुलाते हैं, ये बंदा बहुत माइंडेड है, दिमागी बंदा है। इससे कहते हैं ये पूरा खेला जो किया है ना वो आपने किया है, अब आगे को समेटो, ठीक। तो ये आता है और अलग अलग लोगों को संधि करता है, ठीक है। तो यहाँ से बंगाल में मीर कासिम का चैप्टर खत्म, ठीक। मीर कासिम खत्म। अब जो नवाब बनेगा, अब वो नवाब बनेगा जिसका वर्चस्व जो है बंगाल में बिल्कुल नहीं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में, ठीक है। उसमें क्या होगा, जो नवाब बनता है उसके कार्य क्या होंगे, अधिकार क्या होंगे, वर्चस्व क्या होगा, शक्ति क्या होगी, ठीक है। अधिकार होंगे कि नहीं होंगे, उत्तरदायित्व होगा कि नहीं होगा, ये सब हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद बंगाल में क्या हुआ? बंगाल में द्वैत शासन चालू होगा। अच्छा एक बात और, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मीर जाफर को हटा के कौन नवाब बना? मीर कासिम। किसने बनाया था? हॉलवेल में, ठीक है। तो बंगाल में नवाब बदल रहे हैं। नवाब बदलने की घटना को एक ब्रिटिश है, उनका नाम है विंसीटार्ट। ये ब्रिटिश है। तो नवाब बदलने की घटना को इसने विंसीटार्ट ने बंगाल की क्रांति की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? ये देखिए, बंगाल की क्रांति मतलब ये कुछ भी काम करें तुरंत उसको बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे, ठीक है। अगर ब्रिटिश ने कुछ भी काम किया है उसको ऐसे दिखाएंगे जैसे उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। मीर जाफर को हटा के मीर कासिम बढ़ाया तो बंगाल की क्रांति हो गई, कुछ भी मतलब, है ना। तो अब हो गई तो पढ़ना पड़ेगा। अब हम देखेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक बने रहिए मेरे साथ। जिसने मेरी वीडियो अभी तक नहीं देखी है पुरानी वाली, उसमें संपूर्ण मुगल है, मतलब उत्तरवर्ती मुगल, ठीक है। 1707 से लेकर औरंगजेब की मरने के बाद जो मुगल चल रहा है वो पूरा जो है मेरी पिछली वीडियो पढ़े हुए हैं। जिसने अभी तक नहीं देखा, जो छूट गया है वो वहाँ पर देख सकता है। उसी में आपको बक्सर और प्लासी मिल जाएगा। चलिए ठीक है, बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए। चैनल को लाइक शेयर कमेंट करिए, जो भी समझ में ना हो मुझे कमेंट करिए। बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।